डेली करंट अफेयर वीडियो में आपका स्वागत है फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं रोज लेकर के आता हूं सुबह 7 बजे करंट अफेयर की ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आज का पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एरो इंडिया। इट इज अ मिलिट्री एंड सिविल एयर शो। इट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एनुअली सिंस 1996. Which of the statement given above are correct? Your options are A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जो एयर इंडिया है, एरो इंडिया है, ये एरो इंडिया जो टर्म है ये क्या चीज है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। और इसके रिगार्डिंग में आपके पास दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कि मिलिट्री और सिविल एयर शो है, और दूसरा आपसे ये बोला गया कि इसका जो ऑर्गेनाइज जो हो रहा है ये 1996 से हर साल होता है। तो आप ये दो स्टेटमेंट को पढ़िए और उसके बाद जो एरो इंडिया है इसके बारे में अपने ऑप्शन सिलेक्ट करिए इसमें से। क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करिए, फिर मैं इसके आंसर को आपको बताता हूं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसका ए यानी 1 ओनली। यहां पे ये है कि ये एरो इंडिया जो है ये मिलिट्री और सिविल एयर शो है, जहां पे क्या होता है कि हमारी कंट्री में हमारी जो एयरफोर्स है उसके पास जितने भी उनके पास लड़ाकू विमान है या मिलिट्री के पास जो चीजें वो पब्लिक के सामने शो किया जाता है। और खास बात ये है कि ये जो शो है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है साल में 2 बार। ठीक है, ये एनुअली एक बार नहीं बल्कि साल में 2 बार ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस हिसाब से ये हो गया कि सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारा वो गलत हो गया, यानी कि ये साल में एक बार नहीं बल्कि 2 बार ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो गया यानी कि 1 ओनली। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। With reference to the International Finance Service Center, consider the following statement. They can provide Indian corporates with easier access to global financial markets. They aid in promotion of financial market in India. The first IFSC in India has been set up in Maharashtra. Which of the statement given above are correct? Your options are A, 1 only, B, 1 and 2 only, C, 1 and 3 only, D, 1, 2, 3. आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा IFSC कोड, जो बैंक वगैरह में काफी यूज किया जाता है। अगर आप लोगों ने नेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन यूज किया है तो आप बड़ा फेमिलियर होंगे इस वर्ड के साथ। तो इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है, और तीनों स्टेटमेंट को पढ़ के आपको ये 4 ऑप्शन में से अपने करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। जैसे फर्स्ट ये कह रहा है कि IFSC जो होता है ये हमारे जो इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर है इसकी हेल्प के लिए, इसके काम को आसान बनाने के लिए लाया गया है। दूसरा ये कहा जा रहा है आपसे कि हमारे जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको एक एड देने के लिए, उसको एक हेल्प करने के लिए लाया गया है। और थर्ड में आपसे ये बोला गया ये IFSC कोड जो है सबसे पहले ये सेटअप किया गया था महाराष्ट्र में सेटअप किया गया था। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, फिर हम आंसर डिस्कस करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी यानी कि 1 and 2 ओनली, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड में गलती हो गई। गलती क्या हो गई इसके अंदर, ये महाराष्ट्र में नहीं सेटअप हुआ था, सबसे पहले ये गुजरात में सेटअप हुआ था। तो गुजरात के गांधीनगर में सेटअप किया गया था, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टी सिटी ने, टेक्नोलॉजिकल सिटी में ये सेटअप किया गया था। तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, बाकी जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में जैसे आपसे बोला गया था कि ये IFSC जो आया था ये हमारे इंडिया में इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर के काम को आसान बनाने के लिए, और हमारे जो फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक है, यानी कि जितनी भी लेन देन होती है, जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है, ट्रांजेक्शन को ईजी बनाने के लिए लेके आया गया था। ठीक है, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया बी। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट यहां गलत है। तो चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। With reference to tropical cyclone, consider the following statements. Tropical cyclones originate over warm tropical ocean and are characterized by low atmosphere pressure. They rotate anti-clockwise in southern hemisphere. Which of the statement given above are correct? Your options are A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. अच्छा, इस क्वेश्चन में आपसे ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली आपने अगर न्यूज पढ़ा होगा तो हमारे यहाँ जो मौसम विभाग है तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि ये अनाउंसमेंट किया था कि जो हमारे जो ईस्टर्न रीजन की ईस्टर्न कोस्ट पे जितने भी स्टेट है वहां पर साइक्लोन आने की प्रिडिक्शन की थी। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन आपके सामने है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है इसके बारे में। तो जैसे आप देख रहे हैं 2 स्टेटमेंट आपके पास है कि फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि ये जो ओरिजिनेट होते हैं ये वार्म ट्रॉपिकल कंडीशन में ओरिजिनेट होते हैं, और दूसरा आपसे बोला गया कि ये
साउदर्न हेमिस्फीयर होता है, यानी कि अगर आप पूरे अर्थ को अगर लेके चले तो इक्वेटर के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, यानी कि विषुवत वृत्त के जो ऊपर वाला हिस्सा, उसे हम नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं, और नीचे वाले हिस्से को साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो जो साउथ वाला जो हिस्सा होता है, यानी साउदर्न हेमिस्फीयर जो होता है, वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है जो घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में जो मूव करता है साइक्लोन। तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है इसमें ए, यानी कि 1 ओनली। अब समझ लेते हैं इसमें मिस्टेक क्या है, इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है। तो जैसे सेकंड स्टेटमेंट था कि ये जो ये साउदर्न हेमिस्फीयर जो है वहां पे जो ये रोटेट होता है एंटी क्लॉकवाइज, नहीं ये गलत है, ये बल्कि ये रोटेट होता है क्लॉकवाइज। साउदर्न हेमिस्फीयर या नीचे जो इक्वेटर के जो नीचे वाला पार्ट है वो क्लॉकवाइज रोटेट होता है, और उसके जो ऊपर वाला यानी कि नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है वहां क्लॉकवाइज होता है, वहां एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, जब भी साइक्लोन आता है तो नीचे वाला जो हिस्सा होता है हमारे अर्थ का, जो नीचे वाला हिस्सा है साउदर्न हेमिस्फीयर है, वो क्लॉकवाइज होता है, और ऊपर वाला नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे गड़बड़ था। बाकी ये ठीक है, ये ओरिजिनेट होता है वार्म ट्रॉपिकल ओशन कंडीशन में होता है, बिल्कुल। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, सेकंड में गलती होगी, सेकंड में उल्टा दे दिया गया था आपको। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। With reference to the International Labour Organization, consider the following statement. It is specialized agency of the United Nations (UN). It is the only tripartite agency bringing together government, employer, and workers. Which of the statement given above are correct? Your options are A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. अच्छा, इस क्वेश्चन में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि आप जानते हैं आज 1 मई है, यानी कि लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे। तो इस रीजन की वजह से ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो आपको ये बताना है, ये जो 2 स्टेटमेंट जो आपको दिया गया है, इसके हिसाब से आपको ये करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट में ये बोला गया ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ये यूएन का पार्ट है। दूसरा आपसे बोला गया ये ओनली ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड जहां पे ये 3 चीजों को, यानी गवर्नमेंट को, एम्प्लॉयर को और वर्कर को एक साथ एक जगह इनको लेकर के आने वाली एक एजेंसी है। तो फिर आपने इसे अटेम्प्ट करिए, 4 ऑप्शन आपके पास है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है। यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यूएन का पार्ट है, जो कि 1946 से ये एस्टेब्लिश हुई थी। ये इसका जो हेडक्वार्टर है ये स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा में। ठीक है, और बाकी जब ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी एस्टेब्लिश हुई थी तो इसके मेंबर कंट्री थे वो 187 कंट्री ने इस पे साइन किए थे, यानी कि इसके रूल रेगुलेशन को 187 कंट्री वर्ल्ड वाइड इसे फॉलो करती है। यानी कि जो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया सी, यानी कि बोथ 1 and 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द आर्टिकल 31 of the Constitutional defines religious and linguistic minority. All minority have the right to establish and administer educational institution of their choice. Minority educational institution which do not seek state aid are not subject to regulate power of the state. Which of the statement given above are not correct? Your options are A 1 only, B 2 only, C 2 and 3, D 1 and 3 only. अच्छा, जैसे मैंने कल भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो टीचिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है और ये थोड़ा सा मिक्सअप है, टीचिंग से भी रिलेटेड हो गया, आपके जीएस से भी रिलेटेड हो गया आपका ये, और पॉलिटी को भी लेकर के, यानी तीनों चीजों को मिक्स करके क्वेश्चन को डेवलप किया गया आपके सामने। तो सबसे पहले आपसे बोला गया कि आर्टिकल 31 का मतलब होता है इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, आर्टिकल 30 का जो फर्स्ट पॉइंट है ये हमारी कंट्री में डिफाइन करता है रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को डिफाइन करता है। ठीक है, दूसरा हमसे ये बोला गया कि जो ऑल द माइनॉरिटी जो हमारे यहाँ पे उनको पूरा राइट है कि वो अपने लिए एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सेट करने का अपनी चॉइस के लिए उसको पूरे राइट है उनके पास। थर्ड में आपसे बोला गया कि जो माइनॉरिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जितने भी हैं वो उसको रेगुलेट करने का पूरा अधिकार स्टेट के पास, स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, तो आपको इसमें जो सिलेक्ट करना है वो इनकरेक्ट यानी कि गलत स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो जो रॉन्ग है वो आपका आंसर है। तो एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, फिर हम डिस्कस करते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर हो गया डी, यानी कि 1 and 3 ओनली, यानी कि फर्स्ट और थर्ड जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, और हमें गलत ही आइडेंटिफाई करना था, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट जो है इसके अंदर, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी ये फर्स्ट एंड थर्ड गलत है। और हम क्योंकि हमसे पूछा ही गलत गया था तो हमारा आंसर हो गया डी हो गया। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि क्या है। तो आर्टिकल 30 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये डिफाइन किया गया था हमारी कंट्री के अंदर कि वो माइनॉरिटी को
माइनॉरिटी की डिफाइन नहीं करती है कि भाई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी शब्द होता क्या है, इसको डिफाइन नहीं करती है। ठीक है, कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में यानी हमारे संविधान में कहीं पे भी ये नहीं बोला गया कि भाई हमारी कंट्री में कोई माइनॉरिटी होगा। ठीक है, ये इनिशियली हमारी संविधान में कहीं पे नहीं था। इस हिसाब से ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा ये गलत हो गया। अच्छा हाँ, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट यानी कि 31 की, इसके बारे में बात करते हैं। तो हाँ, जितने भी रिलीजियस माइनॉरिटी या लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पे या फिर धर्म के आधार पे आप कह लीजिए, जितने भी माइनॉरिटी हमारी कंट्री में होते हैं, हाँ इनको पूरा राइट है कि अपने हिसाब से ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेट कर सकते हैं, पूरा राइट है इनके पास। जिसका एक एग्जांपल आप कह सकते हो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कह लो या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया कह लो, इनके पास अपने खुद के ऑटोनोमस बॉडी है, अपने हिसाब से अपने डिसीजन ले सकती है, पूरा राइट है इनके पास। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, दो मैंने आपको बता दी। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं जो थर्ड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट ये कहता है कि माइनॉरिटी एजुकेशन जो है वो स्पीक करता है, ओनली रिकॉग्नाइज करता है कि भी इसमें जो रूल रेगुलेशन जो स्टैब्लिश करता है, ठीक है, सिर्फ उनको कि जिनको फंड प्रोवाइड करते हैं, नहीं, जितने भी इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो कि रिकॉग्निशन लेते हैं गवर्नमेंट से, मतलब फंड लेते नहीं लेते ये मैटर नहीं करता, जितने भी गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन लेते हैं उन सारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर गवर्नमेंट का पूरा राइट है कि वो आप उस पर रेगुलेट कर सकती है, उसके काम को वगैरह पे ऑडिट कर सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो यानी कि थर्ड स्टेटमेंट होगा गलत। इसमें ये बोला गया था कि सिर्फ ओनली उन इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं जहां पे वो फंड प्रोवाइड करते हैं, फंड या एड या कोई सहायता प्रोवाइड करते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि जितने को वो रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है, एफिलिएशन करती है उनको, उन सब के ऊपर पूरा राइट होता है गवर्नमेंट को, उनके काम को देख रेख करने के लिए, उनके काम पे ऑडिट करने का पूरा राइट है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया आपका डी, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, यानी फर्स्ट और थर्ड दोनों स्टेटमेंट गलत है, हमें गलत ही फाइंड आउट करना है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे मैं डेली लेके आता हूं सुबह 7 बजे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने करंट अफेयर पोर्शन को इंप्रूव कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।